हेलो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे सदिश राशियों के बारे में और सदिश राशियों के प्रयोग यानी सदिश राशियों के अनुप्रयोग पर हम बात कर रहे हैं, यानी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं। तो अब हम आ गए हैं दो दिशाओं में गति या दो विमाओं में गति, है ना। सदिश रूप में गति का निरूपण कैसे होता है, उसकी जो रूपरेखा है वो किस प्रकार की जाती है। यानी अगर हम दो अक्ष मान लें, जैसे मान लें एक्स अक्ष वाई अक्ष, है ना, या फिर वाई अक्ष जेड अक्ष, इस तरीके से मान लें, तो बात हो रही है दो दिशाओं में गति की। यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें अगर आप दो दिशाओं में गति समझ लेते हैं तो तीन में भी कर लेंगे, कोई उसमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा। तो समतल में गति का मतलब गति हो सकती है तीनों दिशाओं में, यानी एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी, जेड एक्सिस पर भी। ठीक, अब हम क्या करें, ज़्यादातर हम बात करते हैं दो दिशाओं में गति, यानी समतल बनाएं लेकिन दो दिशाओं में, जैसे एक्स वाई तल हो, मान लीजिए वाई जेड तल हो, जेड एक्स तल हो, इस तरीके से हो। लेकिन अगर हम पूरा अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बना के चले कि नहीं तीनों दिशाओं में गति हो सकती है, तो भी तरीका एक ही है। ठीक, अब बात क्या है कि दो दिशाओं में गति को अलग अलग करके पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो गति के समीकरण हैं, जो गति के हमारे पास नियम हैं, जो मूल नियम है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ, है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक दिशा में हम लगा सकते हैं उसको आसानी से। तो इसलिए क्या होता है कि गणितीय विधि द्वारा किसी भी गति को दो दिशाओं में वियोजित करके भी हम अपने सवालों को हल करते हैं। या फिर कोई सवाल ही इस तरीके से दिया गया हो, कोई प्रश्न ही इस तरीके से दिया गया हो कि वो दोनों दिशाओं में या तीनों दिशाओं में गति को बता रहा हो। तो कुल मिला के अगर हम बात करें दो दिशाओं में गति, और हम ये मान लें कि एक दिशा है एक्स अक्ष और एक है वाई अक्ष, जैसा कि हम शुरुआत में ऐसा कर रहे हैं, बाकी एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा यानी तीन दिशाएं भी हो सकती हैं। अब अगर उसे देखें, साधारण सी बात करें, मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर मैं दो दिशाएं मान लेता हूं। मान लीजिए इस तरीके से, ये दिशा मैंने मान ली वाई अक्ष और एक मान लिया मैंने एक्स अक्ष। ठीक, अब मान लीजिए ये जो चौक है, ये चौक, अगर आप देखें ये चौक इस बोर्ड पर चल रही है, तो इस चौक का जो आगे का हिस्सा है, जब ये इस बोर्ड पर चल रहा है तो ये एक्स में चल रहा है या वाई में चल रहा है, जेड में नहीं चल रहा है। यानी अगर मैं इस चौक को यहाँ चलाऊँ तो आपकी तरफ बढ़ के मैं चलाऊँ तो ये कौन सा अक्ष है, अगर देखा जाए तो ये जेड अक्ष हो जाएगा, यानी एक्स और वाई के लंबवत एक अक्ष। लेकिन जब चौक बोर्ड पे चलेगी तो बोर्ड के तल में चलेगी, जो कि एक्स वाई तल है। ठीक, अब मान लीजिए मैं इस चौक को इस तरीके से एक गति देता हूँ, यूँ इस चौक का जो आगे वाला पॉइंट है उसको मैंने एक गति दी, यहाँ से यहाँ तक वो गया। देखिए जो पॉइंट है चौक यहाँ से लेके यहाँ तक गई, मान लीजिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गति दो दिशाओं में हुई, यानी चौक ऊपर को भी चली और चौक आगे को भी चली। ऊपर से मतलब पॉजिटिव वाई एक्स की तरफ चली और एक्स अक्ष की तरफ चली। समझने की बात ये है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये धरती है, तल है, मैं चल रहा हूँ, मान लो इस पर ऐसे देखो, ऐसे, तो मान लीजिए मैं ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ, तो मेरी गति इसी में है, या तो इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है। तो मेरी गति दो दिशाओं में यानी दो विमाओं में कह सकते हैं, दो विमाओं में मेरी गति हो रही है। कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ। ऊपर जाऊँगा तो तीसरी विमा में या तीसरी दिशा में मेरी गति होगी। मान लीजिए मैं ऊपर को उछल जाऊँ तो तीसरी दिशा में भी गति होगी। तो बात क्या है कि एक तल दो विमाओं, कम से कम दो दिशाएं एक तल के लिए चाहिए, या फिर तीन दिशाएं हों। तो बात क्या हो रही है कि मान लीजिए हम बात कर रहे थे कि ये चौक जो है इस पे चल के गई, तो हमने देखा कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर भी गति हुई, वाई अक्ष पर भी गति हुई। तो वाई अक्ष या एक्स अक्ष पर गति
के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है स्थिति, यानी जो स्थिति है वो एक्स अक्ष पर कैसे बदली। ठीक, स्थिति बदलने से मतलब मीटर में लंबाइयाँ किस प्रकार बदली। इसके बाद स्थिति बदलने की वजह से कितना विस्थापन हुआ, विस्थापन बदलने का तरीका क्या था, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या थी, यानी वेग क्या रहा। ठीक, वेग को बदलने का तरीका क्या था, वेग परिवर्तन की दर क्या थी, यानी त्वरण क्या था। किसी भी गति को पूरी तरह बताने के लिए, समझने के लिए या उससे जुड़े हुए सवालों को हल करने के लिए इन चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैं स्थिति की बात करूं कि यहाँ स्थिति यह है t बराबर 0, ये क्या है, समय। समय t बराबर 0 पर यहाँ है, और यहाँ पर जब मैं ले गया था चौक को, यहाँ है समय t बराबर t0। कोई समय मैंने बता दिया t0 या t0, यहाँ पर है, हमारे इस जगह पर है। तो देखिए इस जगह पर जो स्थिति है वो क्या है, इसका एक निर्देशांक है x, एक है y, ऐसे। तो यानी देखा जाए तो t0 समय अंतराल में, अगर देखा जाए t0 समयांतराल में ठीक, x अक्ष पर विस्थापन, x अक्ष पर विस्थापन कितना है, ये है x। क्यों? क्योंकि ये निर्देशांक जो x अक्ष का हमने मान लिया ये है x, और पहले कहाँ था, शुरू में कहाँ था, शुरू में यहाँ था, हम मान के चले मूल बिंदु से चला। और y अक्ष पर विस्थापन क्या है, ये y अक्ष पर विस्थापन है, ऐसे। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं y अक्ष पर विस्थापन ये हो जाएगा y। अब ये मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, जैसा भी, ठीक, इस तरीके से। अब इनमें परिवर्तन, अगर हम वेग की बात करें तो वेग क्या होगा, अगर हम वेग की बात करें t0 समय अंतराल में किसी भी समय पर, t0 समय अंतराल मतलब 0 से लेके t0 तक कहीं भी कुछ भी, तो वेग क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तत्काल वेग कभी भी रहा होगा वो होगा dx/dt। क्योंकि क्या पता x कैसे बदला है, अलग अलग जगहों पे x दिशा में, x अक्ष की दिशा में अलग अलग वेग हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कोई तेज चल सकता है, कभी कोई कम चल सकता है, हो सकता है कोई नियत वेग से चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो वेग की जानकारी, तत्काल वेग की जानकारी क्या है, dx/dt, और इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिख रहे हैं vx। ठीक, इसी प्रकार y में भी हो सकता है, ये हो सकता है dy/dt, और इसे लिख सकते हैं vy। ठीक, अब अगर बात करें औसत वेग की तो कितना होगा, यहीं पे लिख दें औसत वेग। औसत वेग x/t0, ये हो गया औसत वेग, ऐसे बना देते हैं औसत वेग। औसत वेग का परिमाण, क्योंकि दिशा तो पहले ही निर्धारित हो चुकी है, दिशा तो x अक्ष पर है, तो वो तो पहले ही निर्धारित हो गई है। तो x अक्ष पर कितना विस्थापन हुआ, x, और कितने समय में, t0 में, ये औसत वेग है। इसी प्रकार y अक्ष पर भी औसत वेग हो सकता है, देखो v, इसको लिख दें x अक्ष, इसको लिख दें y अक्ष, ये हो सकता है y/t0। अब मान लीजिए ये तत्काल वेग बदला, घटा, बढ़ा, तो इससे क्या मिल सकता है, तत्काल त्वरण। यहाँ से क्या मिल सकता है, तत्काल त्वरण। तत्काल त्वरण की बात करें इस तरीके से लिख दिया मैंने, तत्काल त्वरण। ठीक, तो अगर x अक्ष की बात करें तो ax ये होगा dvx/dt, यानी x अक्ष पर कैसे वेग बदला है।
और अगर वाई एक्स की बात करें तो ए वाई ये होगा डी वी वाई बाई डी टी ए एक्स। इसको ए दिखाना पड़ेगा, कहीं आप इस ए को डी ना मान लें, ये ए है, ए एक्स। ओके, एक्स अक्ष पर त्वरण। तो कुल मिला के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीक़ों से गति का अध्ययन करना। ठीक, ये क्या है जो मैंने अभी बनाया, ये एक रूपरेखा है। समतल में गति की जब दो दिशाएं ली गई हों तो ये रूपरेखा है। अगर तीन दिशाएं होंगी तो एक्स वाई जेड कर देंगे, एक्स जोड़ा वाई जोड़ा जेड और जोड़ देंगे, जेड अक्ष पे वेग और लगा देंगे, जेड अक्ष पे त्वरण और लगा देंगे, जो त्वरण बनेगा वो लगा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है कि दो दिशाओं में गति का अध्ययन अलग अलग तरीक़ों से होता है। अब ये तो हो गई सामान्य सी रूपरेखा कि भाई ये चीज़ें होती हैं। अब ऐसे रूपरेखा को सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलता, क्योंकि जब तक हम करके नहीं देखेंगे, इस चीज़ को परिभाषित नहीं करेंगे, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये बताओ, तब तक हमें समझ में ये मामला पूरी तरह आता नहीं है। अब इसको देखते हैं उदाहरण सहित। अब उदाहरण में क्या होता है, पहले एक सवाल लिखते हैं, ठीक, उसके बाद उसे हल करते हैं, तो पता लगाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, अब देखो पहला उदाहरण लिखने जा रहा हूं। उदाहरण एक लिख रहा हूं यहां पे, यदि कोई वस्तु एक्स वाई तल में गति करती है तथा किसी समय t पर उसकी स्थिति r सदिश 2ti कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 जे कैप मीटर में है, जहाँ t समय है, समय ऐसे लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें, सेकंड में है, ऐसा कर दें। ठीक, अब वस्तु का t बराबर 1 सेकंड पर वेग तथा चाल बताइए। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल लिख रहा हूं, देखो, वस्तु के त्वरण का परिमाण t बराबर 2 सेकंड पर ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो दो सवाल बना दिए मैंने इस पर। अब जब हम यहाँ निकालेंगे कि क्या कैसे हो रहा है, तो हमारी समझ में आ जाएगा कि दो दिशाओं में गति का जो निरूपण है उसका मतलब क्या है, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। अब देखिए हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूँ आर की स्थिति की बात अगर मैं करूँ, तो स्थिति में देखिए, ठीक से देखिए, ये चीज़ है एक्स अक्ष पर, यानी अगर एक्स अक्ष पर कोई दूरी तय होती है, कोई
विस्थापन तय होता है तो वो किसके अनुसार होता है? वो होता है 2t के अनुसार। यानी हम लिख सकते हैं x है 2t। ठीक, समझ में? x अक्ष का निर्देशांक समय के हिसाब से ऐसे बदलता है। अगर हम करें y अक्ष की बात, तो y अक्ष पर जो विस्थापन है या पोजीशन है वो है t² - 1। तो x अक्ष और y अक्ष दोनों एक i के साथ एक j के साथ, क्योंकि i और j उसके सदिश हैं, दिशाओं के सदिश हैं जो दिशाएं बताते हैं। अगर हम x अक्ष पे वेग की बात करें तो ये होगा dx/dt। इसे तुम कह रहे थे vx, ये कितना होगा? इसका अवकलन करें, डिफरेंशिएशन करें तो t का होगा 1, तो बस 2 आएगा, ये 2 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल। अब इसकी बात करें, इसका वेग कितना बनेगा? ये होगा vy, ये होगा dy/dt। देखो इसका अवकलन करें, ये बनेगा 2t -1 का हो जाएगा 0, तो vy जो बनेगा वो बनेगा 2t। ठीक, तो एक वेग जो vx है वो क्या है? वो तो नियत है, वो तो कांस्टेंट है, मीटर पर सेकंड। वो समय पर निर्भर नहीं है, तो 2 है तो 2 ही रहेगा। लेकिन जो y अक्ष पर वेग है वो बदल रहा है, देखिए t के साथ में, वो t के साथ बढ़ेगा। तो अब बात करें 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर वेग, तो यहाँ लिख दें अगर 2t बराबर 2 सेकंड पर vx बराबर 2 ही होगा, क्योंकि ये तो समय पर निर्भर नहीं करता। लेकिन ये क्या होगा? t बराबर 2 सेकंड पर ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा, 2 यहाँ रखेंगे t की जगह पे तो ये हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो एक वेग कितना आया? 2, एक कितना आया? 4। ठीक, अब अगर बात करें कि वेग लिखा कैसे जाएगा, ठीक, तो 2 सेकंड पर वेग अगर लिखना चाहें तो t बराबर 2 सेकंड पर वेग सदिश, ऐसे वेग का सदिश, यानी पूरा मिला के लिखें, x अक्ष का भी y अक्ष का भी पूरा मिला के लिखें। तो कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे v सदिश, x अक्ष पे है 2 तो लगाएंगे i कैप, और y अक्ष पे है 4 तो लगाएंगे 4 j कैप। ये वेग हो गया 2 सेकंड पर। अब इसके बाद अगर हम कहें चाल बताइए, जिसका मतलब दिशा को हटाना है, तत्काल वेग में से अगर दिशा को हटा दें, उसके परिमाण को देख लें तो क्या बन जाएगी? चाल, तत्काल चाल बन जाएगी। तो अगर चाल की बात करें तो चाल कितनी हो जाएगी? बस इस वेग का परिमाण ही चाल होगी, दिशा हट जाएगी, 2 का वर्ग 4 का वर्ग का वर्गमूल। तो ये कितनी बन रही? देखो 4 चौक 16 और 4 20, ये हो गई पूरी 20, ये बन गई मीटर पर सेकंड। अब 20 को तुम 2 वर्गमूल 5 लिख सकते हो, वो अलग बात है। तो ये चाल हो गई। ठीक, अब बात करें, चाल हो गई। 1 सेकंड पे पूछा तो 1 सेकंड पे, जैसे मैंने वहाँ निकाला वस्तु का इतने पे वेग, ये 2 सेकंड पे निकाला मैंने, तो 2 सेकंड कर देता हूँ। देखो उत्तर को बदल देता हूँ मैं, सॉरी पर्सन को ही बदल देता हूँ। ये लो, मैंने यहाँ पूछ लिया 1 पे, वहाँ निकाल दिया 2 पे। 2 सेकंड पे सब कुछ है, तो यहाँ क्या लिखा था? 1 लिखा था, तो 2 सेकंड पे सब कुछ निकल गया। 1 पे भी निकल सकता है, t की जगह पे 1 रख दो, t की जगह पे 1 सेकंड रख दो, 1 पे निकल जाएगा। अब इसके बाद वस्तु के त्वरण का परिमाण 2 सेकंड पे। ठीक, अब ये 2 सेकंड है, इसे बदल लेते हैं, मान लो इसे कर देते हैं मान लो 3 सेकंड लो। अब अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या चाल है। vx कितना है? vx है 2। अब बात करेंगे त्वरण की, और vy कितना है? vy है ये। अब यहाँ ये नहीं लगाएंगे, ये तो 2 सेकंड पे है, इससे मतलब नहीं। त्वरण का मतलब वेग कैसे बदल रहा है। तो वेग कैसे बदल रहा है, तो यहाँ से पता लगेगा वेग कैसे बदल रहा है। यहाँ की तत्काल चाल या तत्काल वेग निकालने से पता नहीं चलेगा त्वरण क्या है, वेग बदल कैसे रहा है। इसलिए जो वेग का मुख्य समीकरण है, जो वेग का मुख्य संबंध है, जो अवकलन होने के बाद आया है, वहाँ से पता लगेगा। तो यहाँ पे तो 2 ही आया है,
यहाँ पे क्या आया है 2 इंटू टी यानी 2t आया है, तो यहाँ पे क्या करें लिखें 2t। अब अगर त्वरण की बात करें तो वापस अवकलन करें। अब ax की बात करें तो ये होगा dvx/dt, तो ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि vx नियत है, कांस्टेंट है, तो उसमें तो त्वरण होगा नहीं, उसमें त्वरण बनता नहीं है। इसमें कितना बनेगा? अगर ay की बात करें तो ये बनेगा dvy/dt। अवकलन करें इसका तो ये 2 जो का तो रहेगा, t का 1 होगा तो ये 2 बनेगा, तो ये बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो त्वरण कितना है? 2 है। कौन से अक्ष पर है? y अक्ष पर है। x अक्ष पर त्वरण कितना है? 0 है। तो मान लीजिए त्वरण का सदिश लिखना चाहते हैं, त्वरण का सदिश कितना बनेगा? ये बनेगा, बस देखो त्वरण का सदिश a त्वरण ये बनेगा बस 2j मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बस। क्यों? क्योंकि x अक्ष पे आया ही नहीं है, शून्य है। तो इस तरीके से इस उदाहरण से ये समझ में आता है कि त्वरण जो है कांस्टेंट आ गया, नियत आ गया। देखो यहाँ 2 आया, 1 0 आया। अब मैंने पूछा था 3 सेकंड पे, अब 3 सेकंड पे हो, 1 सेकंड पे हो, 10 सेकंड पे हो, 1000 सेकंड पे हो, कितना भी हो, समय पे तो निर्भर है नहीं। तो त्वरण का मान क्या है? 2। और कौन से अक्ष पे है? y अक्ष पे है, ऊपर की तरफ, यानी प्लस में 2 आया है, पॉजिटिव 2 आया है। तो इसका मतलब त्वरण किसी भी समय पर, यहाँ कुछ भी समय लिख दूँ मैं, चाहे मैं t = 0 लिख दूँ, तब भी वही आंसर है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नियत त्वरण है। ठीक, तो यहाँ समय लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ कि वस्तु के त्वरण का परिमाण बताइए, बस, तब भी यही बात है, क्योंकि समय पे निर्भर तो है नहीं। समय पे निर्भर होता तो समय का रोल होता, समय आता, समय यहाँ आता, इनके साथ लग के आता समय, जैसे यहाँ लग के आया है समय t। ठीक, तो उस हिसाब से फिर उस समय पर वो त्वरण निकाल देते। जैसे वेग निकाला है अवकलन करके, वेग का अवकलन करके त्वरण निकाल देते। ठीक, तो इस प्रकार इस पहले उदाहरण से ये हमारी समझ में थोड़ा सा आ गया कि 2 दिशाओं में गति किस प्रकार होती है, उसका निरूपण किस प्रकार होता है। अब जैसे मान लीजिए ये स्थिति बताई गई है, सपोज, अब मान लीजिए स्थिति ना बताई जाए, वेग और त्वरण बता दिए जाएं। मान लीजिए बता दिया जाए भाई एक वस्तु का वेग ये है और इसमें इतना त्वरण है, तो ये कैसे चलेगी, इसका विस्थापन क्या होगा, इसकी स्थिति कैसे बदलेगी। तो ये बड़ी सरल सी बात है। वहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा समाकलन का, क्योंकि हम वेग से विस्थापन पे जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? समाकलन। और वेग से, त्वरण से वेग पे जा रहे हैं तो भी समाकलन करना पड़ेगा। ठीक, तो वैसा भी एक उदाहरण लेते हैं, जब स्थिति नहीं पता, वेग पता या त्वरण पता हो, तो स्थिति पता करते हैं। ठीक, अब एक और उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग से मतलब t = 0 पर वेग, समय 0 है तब वेग। ठीक, प्रारंभिक है ना, तो ऐसे बनेगा, देखो प्रारंभिक वेग u 5i प्लस 10 t j कैप। ठीक, जहाँ t क्या है? समय है। ठीक, इस प्रकार है। किसी वस्तु का वेग इस प्रकार है, ये
प्रारंभिक वेग में टी नहीं, ऐसे कर देता हूँ, देखो बस ऐसे कर देता हूँ 10 जे। अब देखो ये आ गया, प्रारंभिक वेग है ये, यानी ये कब है, जब t बराबर 0 है, यानी जब मैं लिख देता हूँ t कितना है 0। वस्तु पर लगने वाला त्वरण, वस्तु पर त्वरण ऐसे लिख देता हूँ, देखो सीधा a 0 i कैप प्लस 10 j कैप, यानी अगर इस वस्तु पर त्वरण काम करेगा तो ऐसे काम करेगा। ठीक, अब t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु की स्थिति वेग तथा चाल ज्ञात कीजिए। हो गया, ये है सवाल, सिंपल सी बात है। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि हमें उल्टा जाना है, हमें पहुंचना है स्थिति तक, विस्थापन तक। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास वेग है और त्वरण है, तो हम क्या बता सकते हैं। तो देखो बात क्या है, मान लीजिए हम बात करते हैं x अक्ष और y अक्ष की, इधर लेते हैं x अक्ष पे, इधर लेते हैं y अक्ष पे। पूरी तरह भी कर सकते हैं, कोई x अक्ष y अक्ष जरूरी नहीं है, आप सीधा इसको एक तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं कर दूंगा बाद में, पहले सीख लें हम इसको, नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक अगर आप समझ गए तो एक लाइन में हो जाएगा ये। ठीक, अब x अक्ष पे क्या है, देखो ux जो है वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं यूनिट को, मीटर प्रति सेकंड की यूनिट है, इकाई है, मात्रक है, तो ये है। और vx पता नहीं है। ठीक, यानी किसी भी समय पर कोई भी वेग हो वो हमें पता नहीं है, वेग कैसे बदलेगा अभी हम देखेंगे। ऐसे ही uy जो है वो है 10, y अक्ष पर पहला जो वेग है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब अगर त्वरण की बात करें तो x अक्ष पर कोई त्वरण नहीं है, यह है 0, और y अक्ष पर त्वरण है, यानी इसका vy हमें ज्ञात हो सकता है। इस पे जो है त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ऐसे। ठीक, अब बात करें कि भाई इनका संबंध कैसे बनता है। मान लीजिए त्वरण लगा है तो बढ़ रही है, वेग बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि dvx बाई dt ये होता है ax। ठीक, तो यहाँ पे तो त्वरण है नहीं, कांस्टेंट रहेगा, फिर इसका मतलब ये 0 है तो वही रहेगा, vx ux बराबर रहेगा। तो यानी vx बराबर ux बराबर 5, यही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे चाल वेग बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे त्वरण 0 है। अब यहाँ देखें, अगर dvy बाई dt इक्वल्स टू कितना है 10 है, देखो ये रहा। अब यहाँ पे देखो बदल जाएगा, dvy ये हो जाएगा 10 dt, इसका कर देंगे समाकलन, ये हो जाएगा uy, ये vy, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा t, यानी समाकलन होगा। और यहाँ सीमा उच्च और निम्न सीमा, लिमिट जिसे बोलते हो, तो ये हो जाएगा सिंपली vy माइनस uy, और ये हो जाएगा 10 dt यानी 10 t हो जाएगा ये। ठीक, और t माइनस 0 t बन जाएगा, तो यानी ये बन गया vy uy प्लस 10 t, और uy की वैल्यू तुम्हारे पास है 10, तो तुम्हारा हो गया vy 10 प्लस 10 t। यानी सिंपल सी बात है, v इक्वल्स टू u प्लस at। लेकिन ये हमने निकालना है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ 10 नहीं होता, 10 t होता, तो फिर नहीं कर सकते। v इक्वल टू u प्लस at इस मामले में हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे कैसा त्वरण है,
नियत त्वरण है। अगर मान लो ना होता नियत त्वरण तो इसलिए विधि का इस्तेमाल करना है, समाकलन के रास्ते जाना है, ठीक, तब होगा, सब पता लगेगा। मान लीजिए त्वरण बढ़ रहा है या घट रहा है तो फिर समाकलन के रास्ते जाना है और ये लिमिट लगानी है इस प्रकार, वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेग परिवर्तन है, इधर जो भी लिमिट बनेगी, जो भी पावर बनेगी उस हिसाब से काम करना है। तो कुल मिलाकर ये वो वेग है जो वाई अक्ष पर है, किसी भी समय पर है ये, और ये वो वेग है जो एक्स अक्ष पर है और किसी भी समय पर है। अब वेग को बदलना है विस्थापन में। अब फिर समाकलन करेंगे एक बार। चलिए अब आते हैं विस्थापन पे। ऐसे तो हमें देखा कि x अक्ष का, अब यहाँ दो इसे कर देता हूँ, देखो इधर कर देता हूँ x अक्ष के लिए, इधर कर देता हूँ विस्थापन y अक्ष के लिए। ऐसे, ठीक, x अक्ष। तो होना क्या है, हमें पता है कि dx/dt जो है वो होता है vx। अब देखो यहाँ vx क्या है, 5, तो क्या बनेगा dx/dt, ये बनेगा 5। तो सिंपल सी dx क्या हो गया, x, यानी विस्थापन कितना है x अक्ष पे, तो उसको सिंपली x लिख सकते हो, या x माइनस 0, 0 से शुरू करोगे तब भी वो x ही होगा, परिवर्तन x होगा, तो वही विस्थापन हो गया। और 5 dt ये हो जाएगा 5t, यानी समाकलन हो गया दोनों तरफ, dt को इधर ले गए, समाकलन हो गया जैसे वहाँ पे किया था, तो सिंपली x बराबर 5t आ गया। अब बात करें y की, तो dy/dt ये है, ये वाली चीज़ है, देखो ये है 10 + 10t, ऐसे। अब इसमें dy को इधर छोड़ा, वो विस्थापन बन जाएगा, dt को इधर ले गए, 10 dt + 10t dt, ठीक, 0 से t तक, 0 से t तक, तो क्या हो जाएगा, मान लो लिख दूं मैं यहाँ 0 से t तक, यहाँ भी लिख दूं 0 से t तक, तो कितना बन जाएगा, dy हो गया y, यहाँ t तो ये हो गया 10t, और ये t²/2, ये बनेगा t²/2, तो 10t²/2, ठीक, 2 यानी 2 है ना, इसको ठीक लिखते हैं ऐसे, ठीक। तो यानी समाकलन हो गया, ये भी आ गया। तो ये चीज़ बता रही है y अक्ष के विस्थापन को या y अक्ष की स्थिति को। क्यों विस्थापन स्थिति के बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि पहली स्थिति शून्य है, पहली स्थिति कहाँ है, शून्य है। अगर वो शून्य नहीं होती तो उसे इसमें जोड़ देते, मान लिया पहले 5 पे था, 20 और गया, तो स्थिति कितनी हो गई, 25, तो उसमें इसे जोड़ देते। ये क्या है, ये विस्थापन है, यही स्थिति बन गया। क्यों, क्योंकि पहले कहाँ था, 0 पे था। अगर पहले 0 पे नहीं होता, मान लो 5 मीटर पे होता और यह आ जाता 20 मीटर, तो 25 हो जाता, पहले वाले को इसमें जोड़ देते। यानी विस्थापन को पहली स्थिति में जोड़ दिया जाता है तो नई स्थिति आ जाती है। तो पहली स्थिति कहाँ पे थी, शून्य पे थी, 0 पे थी, सवाल में नहीं दिया तो शून्य पे मानेंगे, सीधी सी बात है। तो नई स्थिति इसमें जोड़ देते, तो अब तो यही है, शून्य से लेकर यहाँ तक आया तो यही स्थिति है। तो ये y बता रहा है y अक्ष का विस्थापन या y अक्ष की स्थिति में परिवर्तन या y अक्ष की स्थिति, ये x अक्ष की स्थिति, विस्थापन या उसमें परिवर्तन बता रहा है। कब कब निकालना है ये सब कुछ। अब मान लो ये कह रहा है कि 3 सेकंड पे, तो ठीक है, यहाँ t की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, x y आ जाएंगे, और यहाँ चाल चाहिए, वेग चाहिए, t की जगह पे 3 रख देंगे, चाल और वेग आ जाएंगे, वेग आएगा उसका परिमाण निकाल देंगे, ठीक, कर देते हैं, सारी चीज़ें निकाल देते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले निकाल रहा हूँ t बराबर 3 सेकंड पर वेग। तो देखो वेग लिखूँगा, वेग सदिश, पहले लिखूँगा
एक्स अक्ष वाला वेग, तो कितना है एक्स अक्ष पे 5, ये हो गया आई कैप। फिर लिखूंगा वाई अक्ष वाला वेग 10 + 10 और समय डाल दूंगा 3, ये हो गया जे। तो कितना बनेगा देखो वेग 3 सेकंड पे 5 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ये वेग बन गया। वेग का परिमाण ही चाल है। क्या पूछा था? चाल बताइए। तो वेग का परिमाण ही चाल है, तत्काल चाल है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्काल वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो ये तो हो गया वेग यानी वेलोसिटी। और चाल की बात करें तो इसका परिमाण निकाल देते हैं। तो परिमाण, सदिश का परिमाण आप जानते हैं, ये आ गया देखो। ठीक, इसको हल कर लेंगे। अब स्थिति की बात करते हैं। स्थिति सदिश ऐसा लिख देते हैं। स्थिति सदिश को R से दिखा सकते हो। इसमें एक x होना है आई कैप, एक y होना है जे कैप, दो बातें होनी है इसमें। अब x कहाँ है? ये रहा x। y कहाँ है? ये रहा y। तो अब y x दोनों लिख देते हैं। x कितना है? 5t, और इसके साथ क्या लगाएंगे? आई कैप। और y कितना है? 10t प्लस 10/2t² यानी 5t²। इसके साथ लगा देंगे जे कैप। ठीक, कितने समय पे मांगा है? 3 सेकंड पे। तो 3 सेकंड लगाएंगे t के स्थान पर, t की जगह पे क्या लगा देंगे? 3 सेकंड। तो 3 आ गया देखो, 3 सेकंड पे आ गया। 5 तिया 15 आई कैप प्लस 10 तिया 30 प्लस 3 तिया 9 5 45 जे कैप। तो देखो ये बन गया 15 आई कैप प्लस 75 75 जे कैप। ये क्या है? ये है स्थिति सदिश। किसमें है? मीटर में। ठीक, तो ये निकल गया स्थिति सदिश। तो इन दो उदाहरण से आप समझ रहे होंगे कि मामला क्या है, कैसे करना है। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे और उदाहरण दे रहा हूँ इससे अगले वीडियो में। ओके।